जीएसटी की राशि को लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। वाणिज्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दुष्यंत कुमार की एक नज्म पोस्ट कर बीजेपी और केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तेहार, हालत इंसान पर बारहम ना हो अहले वतन, वो कहीं से जिंदगी भी मांग लाएंगे उधार। दरअसल जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान राज्यों को 4 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया है। इसको लेकर कई बार राज्य और केंद्र के बीच तकरार भी हो चुकी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के सामने 2 प्रस्ताव रख दिए, एक सेस का और दूसरा रिजर्व बैंक से कर्ज लेने का। इसी के बाद वाणिज्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीजेपी की प्रचार और उधार नीति पर तंज कसा है। मेरा मत इस संदर्भ में स्पष्ट यही है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उसको लिख के पत्र निर्मला सीतारमण जी को भेज दिया है कि ये लोन जो लेना है केंद्र सरकार को लेना है, क्योंकि जो टैक्स जमा हो रहा है कॉम्पनसेशन सेस के खाते में वो केंद्र सरकार के माध्यम से ही कॉम्पनसेशन सेस के खाते में जा रहा है और एक जगह से लोन लिया जाकर और उसकी भरपाई की जाए, ये हमको सुनिश्चित करना चाहिए। उधर इस मुद्दे को बीजेपी व्यर्थ का विवाद बता रही है। सांसद सुनील सोनी के मुताबिक जीएसटी पर जो नीति दूसरे राज्यों के साथ है, उन्होंने कहा राज्य सरकार को बैठक में अपनी बात रखनी चाहिए। कोरोना में राजनीतिक मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। देखिए, इसके अंदर में केंद्र के साथ में टकराव विवाद नहीं करना चाहिए। जो अन्य राज्यों के साथ में हो रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ भी वही हो रहा है, तो अपनी बात रखें, बात रख के बातचीत करें, इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाएं। जनता को कोई लेना देना नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, जनता को मतलब है कि आप काम क्या कर रहे हैं। आप काम करके दिखाइए, कोरोना से लड़ने का है वो करके दिखाइए, इसको सार्वजनिक पेपरबाजी का माध्यम मत बनाएं, ये मेरा आग्रह है। जीएसटी क्षतिपूर्ति पर छत्तीसगढ़ के साथ 6 राज्य भी खड़े हैं। सिंहदेव की इस मामले में पंजाब, दिल्ली, केरल, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक भी हुई थी। सभी राज्यों ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के दोनों प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। सबका मानना है कि राज्यों को क्षतिपूर्ति देना केंद्र का दायित्व है। बहरहाल प्रदेश में जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र और राज्यों में तनातनी और बढ़ने के संकेत हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर इस वक्त केंद्र और राज्य सरकार में तनातनी की स्थिति है। राज्य अपनी क्षतिपूर्ति राशि मांग रहे हैं और केंद्र इस वक्त ये क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए तैयार नहीं। उनका कोविड से लेकर तमाम तरह का यहाँ पर उन्होंने कारण गिना है। 2 ऑप्शन भी दिए गए थे, लेकिन राज्य इस ऑप्शन पर जाना नहीं चाहते और छत्तीसगढ़ ने विरोध किया है। उनके साथ और भी 6 राज्य खड़े हैं। इस वक्त वाणिज्य मंत्री सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंहदेव जी, जब बैठकें हुई आप लोगों ने अपना पक्ष रखा, जो राशि मिल जानी थी 4 महीने बाद भी नहीं मिली और आगे भी मिलने की कुछ उम्मीदें नहीं दिख रही। राज्यों के पास क्या ऑप्शन बचता है ऐसे में? तो आप तो फिर ये कहेंगे कि फांसी ही लगा देगी केंद्र सरकार, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? हम लोग परिपक्व जनप्रतिनिधि हैं, देश और संघ के इकाइयों में अपना जिम्मेदारी से काम करने की कोशिश करते हैं। आपने एक संविधान बनाया, 14 और 15 अगस्त की रात्रि के मध्य में आपने पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया और कहा कि ऐतिहासिक हम निर्णय ले रहे हैं। मान लीजिए एक नई आजादी हम देश में दे रहे हैं और उसमें आपने राज्यों से आग्रह किया था कि आप अपने कर लगाने का, टैक्स लगाने का अधिकार जीएसटी काउंसिल को दे दीजिए। एक जगह हम टैक्स लगाएंगे, एक रेट का हम टैक्स लगाएंगे और हम संवैधानिक व्यवस्था बना रहे हैं कि 5 साल तक राज्यों को जो घाटा होगा उसकी हम पूर्ति करेंगे। तो ये तो आपने किया, केंद्र की सरकार ने किया, राज्यों ने सहमति दी, अपने अधिकार टैक्स लगाने को छोड़ के एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। और आज स्थिति क्या है कि जीएसटी एक्ट में आपने 14% क्षतिपूर्ति का प्रावधान जोड़ा और जब आज की स्थिति थोड़ी सी कमजोर हुई या बिगड़ती है तो आप क्या करते हैं, एजी से राय लेते हैं कि 14% भी हम दे सकते हैं कि नहीं। यानी जो 14% संविधान कहता है कि आपको क्षतिपूर्ति देनी है और जीएसटी एक्ट कहता है कि 14% देना है, उस पे भी आप पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। जबकि निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी के काउंसिल पे ऐसी स्थिति बनी थी कि पहले लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीतारमण जी कह रही हैं कि हम 14% नहीं देंगे,
फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं है, 14% तो हम देंगे, हम कमिटेड हैं। फिर एजी से इस बारे में प्रश्न क्यों? तो ये इस बात को दिखाता है कि परिस्थिति अगर थोड़ी सी विपरीत हुई है तो आप अब अपने संवैधानिक बदलाव के निर्णय को, जो कि सभी राज्यों की सहमति से आपने लिया था, उस पे कहीं वापस जाने की बात तो आप नहीं कर रहे हैं। पूरी संघीय व्यवस्था पे आप विपरीत वार तो नहीं कर रहे हैं। ये हमारी आपत्ति है। जीएसटी का जहां तक सवाल है, इसमें वित्तीय भार केंद्र सरकार के ऊपर भी नहीं आ रहा है। अगर आप लोन लेते हैं तो लोन लेके आपको पटा देना है। आपके राजस्व से हम पैसा नहीं मांग रहे, आपका कमिटमेंट है। जो पैसा सेस का जमा होता है, ये केंद्र राज्यों की सरकारों के पास जमा नहीं होता। ये केंद्र सरकार की जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस की अकाउंट है, उस जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के अकाउंट में जाता है। तो जब आप पैसा टैक्स वसूल करके उस खाते में डालते हैं तो लोन लेने की क्या दिक्कत है? जी 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 सिंहदेव जी, आपके साथ 6 और राज्य भी हैं। अगली जो बैठक होगी उसमें क्या आप लोग रखेंगे बातें अपनी? हम लोग तो कंसल्टेशन कर रहे थे आपस में। ये 6 राज्य थे, उसमें केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के साथ दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पंजाब, और उसी शाम को तमिलनाडु की भी राय आ गई थी। और हर राज्य में तो समझता हूँ, हम लोग तो चाहेंगे, ये कोई पार्टी बंदी नहीं है। ये देश और देश की व्यवस्था का सवाल है, देश के संविधान का सवाल है। देश का संविधान कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल या बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं होता। ये देश का संविधान है जो कि देश के पूरे संघीय व्यवस्था को बरकरार रखते हुए चलता है। उसमें अगर आप बहुमत के आधार पर निर्णय लेना चालू कर देंगे तो फिर जीएसटी काउंसिल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो राजनीतिक दल राज्यों की संख्या में अल्पमत में रहेगा, वो मीटिंग में जाना नहीं जाना बराबर है। पहले तो एक व्यक्ति अगर असहमत रहते थे तो उस पर निर्णय नहीं हो जाता था जब तक उनको या तो सहमत ना कर लिया जाए या उनकी बात को स्वीकार ना कर लिया जाए। एक मेंबर, कोई भी हो, कोई हिल स्टेट के मेंबर हैं, उनकी कोई आपत्ति है, बाकी सारे राज्य कह रहे हैं कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, लेकिन निर्णय नहीं होता था जब तक सब सहमत ना हो जाए। तो वो जो भावना है, मूल भावना है, देश के संघीय ढांचे की भावना है, जहां उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नागालैंड एक बराबर हैं, एक बराबर वोटिंग का राइट है, वहां बहुमतवादी आधार पे निर्णय लेना और ऐसे उसको लागू करने का प्रयास करना, इसकी आपत्ति है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए सिंहदेव जी। तो वाणिज्य मंत्री सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़े थे और उनका कहना था कि संविधान की भावना पर, संघीय भावना पर ये से एक तरीके से चोट है और बहुमत के आधार पर नहीं, ज़रूरत के हिसाब से जो कमिटमेंट है, संविधान जो बना है उस हिसाब से फैसला होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान भी इस पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, तपेश चंद गुप्ता, प्रोफेसर तपेश चंद गुप्ता जी हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पर, और भाजपा से अमित चिमनानी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। चिमनानी जी, पहला सवाल मैं आपसे करूंगा। आपने सुना इस पूरे मामले पर वाणिज्य कर मंत्री जी क्या कहते हैं। पहले कमिटमेंट किया गया था, उस कमिटमेंट से अब साफ मुकरा जा रहा है। बहुमत के आधार पर उनका कहना है कि ये इस चीज़ से डिनाई किया जा रहा है। क्या स्थिति है, क्यों इस प्रकार के हालात बन रहे हैं कि जो केंद्र ने कमिटमेंट किया था, जो खुद रूल्स बनाए थे, वो राज्यों के साथ अब पूरा पालन नहीं कर पा रहा है, क्षतिपूर्ति राशि नहीं दे पा रहा है? अभिषेक जी, मैं भी टीएस बाबा को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा है। उन्होंने खुद अपने बयान में कहा कि उन्हें आशंका है ऐसा ना हो। अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि जो आशंका माननीय टीएस सिंहदेव जी की थी, ऐसा हुआ नहीं है। अगर कोई उस पर सरकार चर्चा कर रही है तो चर्चा में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो क्षतिपूर्ति सरकार देने का वादा करके आई है, न सिर्फ सरकार क्षतिपूर्ति की बात करके आई है, बल्कि 14% ग्रोथ के साथ क्षतिपूर्ति दे रही है। और जुलाई 2017 जब से जीएसटी एक्ट लागू हुआ है, तब से फरवरी मार्च 2020 तक का पैसा सरकार ने न सिर्फ वादा किया है अभिषेक जी, पैसा पटाया भी है। आपको आंकड़ा बता रहा हूं, सुनकर के हैरानी होगी। सिर्फ वर्ष 19-20 में 1,65,000 करोड़ रुपया सरकार ने कंपनसेशन दिया है, जबकि जो सेस रिसीव हुआ था वो केवल 95,000 करोड़ का था। ये जो क्षतिपूर्ति है वो सामान्य जीएसटी कलेक्शन से नहीं होनी है। ये जीएसटी कंपनसेशन का एक फंड बनाया गया है
और इस पर सेस लगा करके वसूली होती है, सिगरेट पर और कोल पर और तंबाकू के प्रोडक्ट्स पर। ये स्पेसिफिक इसके लिए एक फंड है, लेकिन सरकार के पास पिछले वर्ष 19-20 में फंड नहीं भी था, तो 1,65,000 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है। एक्चुअली मैं आपको अभिषेक जी बताऊं, ये आपदा काल में इसको राजनीतिक विषय बनाने का प्रयास माननीय राहुल गांधी जी से लेकर के हर कांग्रेस शासित प्रदेश कर रहा है। जीएसटी को ये लोग गब्बर सिंह टैक्स कहते रहे हैं, भ्रमित करते रहे हैं, और अभी जब से कोविड आया है तब से इसको राजनीति का विषय बना रहे हैं। आपको मार्च 2020 तक का पैसा मिल चुका है, आगे भी सरकार ये कह रही है कि पैसा हम नहीं देंगे, अभी तक ये निर्णय नहीं हुआ है। उसके बाद भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा अभिषेक जी, अब 30 अप्रैल 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखते हैं कि जो ऋण लेने की सीमाएं हैं उससे 6% ज्यादा ऋण हमें लेने दीजिए आप। तो प्रधानमंत्री से एक तरफ आप मांग करते हैं कि 6% ज्यादा ऋण लेने दीजिए, और जब केंद्र सरकार उसको मान लेती है तो आप कहते हैं नहीं नहीं हमको ऋण लेना ही नहीं है, आप हमको दे दीजिए। तो ये दोहरी राजनीति है कोविड के समय में। हमेशा आपदा काल में राजनीतिक विषय बना करके मुद्दे भटका करके अपनी असफलता जो छुपा सुशील रही जी है, से मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूं, जवाब लेता हूं। जो तीन मरीज सुशील आनंद जी, इस पर राजनीति की बात हो रही है। अमित जी आता हूं आपके पास। राजनीति की बात बीजेपी कह रही है कि आपदा का काल है, मुश्किल का वक्त है, इस समय राजनीति नहीं करना चाहिए, ये जो पूरा विवाद है ये राजनीति से प्रेरित है। देखिए अभिषेक जी, ये विवाद राजनीति से प्रेरित नहीं है, यह विवाद हमारी आवश्यकताओं से प्रेरित है। हमारे हक का पैसा, हमारा पैसा 2828 करोड़ रुपए जो राज्य के राजस्व में नुकसान हुआ था। जब जीएसटी कानून बनाया गया था तो राज्यों को कन्विंस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह कमिटमेंट किया गया था। यह कमिटमेंट मौखिक नहीं था, यह कमिटमेंट संसद के दोनों सदनों में पारित कानून के तहत किया गया था कि राज्यों को जो राजस्व में कर में कमी होगी उसकी क्षतिपूर्ति की भरपाई। एक मिनट आप शांत रहिए, आपका अवसर आएगा। इसकी जो क्षतिपूर्ति की राशि होगी उस क्षतिपूर्ति की राशि 2022 तक सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अब जबकि ऐसे समय में जब हमको पैसे की आवश्यकता है, जब राज्य को पैसे की आवश्यकता है, तो हमारे क्षतिपूर्ति की राशि को देने में इस प्रकार की बार बार क्यों कोताही बरती जा रही। दूसरी बात जो अभी चिमनानी जी बोल रहे थे कि ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं कहा है, इनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 2828 करोड़ रुपए की राशि जो क्षतिपूर्ति में राज्य सरकार को मिलना है वह रिजर्व बैंक से आप लोन ले ले, और 1 साल के बाद में जो हम इसमें समय वृद्धि की जाएगी उस शेष के माध्यम से जो पैसा आएगा उससे पटा दीजिए। हमारा यह बोलना है कि भाई हम क्यों लोन ले लें, हमारी एक लिमिट की सीमाएं हैं, जिसमें 6% की छूट की बात आप कर रहे थे। 2803,000 करोड़ रुपए हम अभी ले लेते तो हमारी वो लिमिट खत्म होगी, हमारे रोजमर्रा के खर्च में जो हमको आवश्यकता होगी। तो आप खुद लोन ले ले, रिजर्व बैंक आपके पास में है, शेष का पैसा आपके पास में आएगा, तो आप लोन लेकर राज्यों का हिस्सा दे दे। आप क्यों इस प्रकार की दोहरी कर रहे हैं? कोरोना छत्तीसगढ़ में भी आया है। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता दरअसल अपने आला कमान की चाटुकारिता में राज्य के हितों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। इनके सांसद जिनको राज्य के हितों की बात करना चाहिए वे सब के सब आज अपने आला कमान के हितों के साथ में लगे हुए हैं। मैं एक्सपर्ट हमारे साथ है, चिमनानी जी हमारे साथ, गुप्ता जी भी है, प्रोफेसर गुप्ता है। प्रोफेसर गुप्ता, दोनों पक्ष को आपने सुना, केंद्र ने कमिट किया था लेकिन आपदा काल है इसलिए उनका कहना है आप कर्ज ले ले, राज्य कह रही है हमारे लिए भी आपदा है, आप कर्ज लेके क्षतिपूर्ति दीजिए। एक विशेषज्ञ की नजर क्या कहती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब एक बार कोई कमिटमेंट हो गया और आप जीएसटी की वसूली ऑनलाइन करते हैं और पैसा अगर आपका कम या ज़्यादा होता है तो उसका ऑनलाइन पेनाल्टी के साथ या उसको ब्याज के साथ आप भुगतान करने की बातें करते हैं। जब ये एक तरफ आपने जब ये प्रावधान बनाया तो उस समय जब आपने नियम बनाया तो आपको ये देखना चाहिए अगर कोई राज्य मांग रहा है आपसे कोई धनराशि और आपकी सीमाओं के अंतर्गत है तो उसका भी तत्काल जवाब आना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, यदि अगर आपके प्रावधान ये कहते हैं कि इनको 14% नहीं 10% देना है, सभी राज्यों को हम 10% देंगे या हमको 8% देना है, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए या किसी प्रदेश के लिए कोरोना नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है, ये एक विपदा काल है। अगर आपको उसको कुछ कटौती करनी है तो स्पष्ट शब्दों में बताते हुए कि हमारी परिस्थिति अभी ऐसी है, सभी को संयुक्त रूप से लेके चलना होगा, ये कहते हुए मांग पत्र का इंतजार ना करते हुए, अगर ऋण है तो मांग पत्र तो लगेगा ही, पर उसकी जो राशि संचित हो रही है, मैं तो ये कहता हूं जब ऑनलाइन आपके पास जब जीएसटी का कलेक्शन होता है
तो उसका जो बंटवारा होना है उसको निश्चित करते हुए कंप्यूटराइज सिस्टम पे हर माह या हर 3 महीने में बिना किसी प्रकार के रिक्वेस्ट के ट्रांसफर होने में क्या तकलीफ है। आप हर चीज में एक बैरिकेडिंग लगा कर रखे हैं, कंप्यूटराइज कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई राजनीतिक बिंदु नहीं बनेगा। आज देखिए, अगर आप इन चीजों में राजनीति करेंगे तो आने वाले समय में दूसरा पक्ष जो बैठेगा सत्ता में वह भी यही राजनीति करेगा और इससे देश का विकास नहीं हो पाएगा। मेरा मानना यह है, यदि आपको मांगी गई राशि कम देनी है तो उसे कटौती करनी है, उसके लिए कोई एक प्रावधान बनाते हैं, कोई एक निर्णय लेते हैं, व्यवस्था लेते हैं, तो वह बताते हुए तत्काल राशि रिलीज किया जाना चाहिए, क्योंकि यह राशि कोरोना के कार्य में उपयोग में नहीं आएगा। लेकिन कोरोना के लिए फंड आपने अलग रिलीज किया है, उसमें व्यय होगा, लेकिन यह राशि प्रदेश के, राज्यों के या राष्ट्र के आर्थिक विकास के, आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए होगा। इस कारण यदि अगर आप यह राशि रोकते हैं तो निश्चित तौर पे मानिए कि राज्य का, देश का एक इकाई आर्थिक विकास से रुक रहा है। इस कारण मैं तो ये कहूंगा कि यह राशि भले ही आपको कम करना हो, 2 किस्तों में देना हो, आप दीजिए, लेकिन आप यह कहें कि आप दूसरे जगह से ऋण ले लीजिए, हम उसकी क्षतिपूर्ति कर देंगे, तो उस ऋण का ब्याज कौन देगा? उससे जो होने वाली क्षति, राज्यों के आर्थिक विकास उसकी पूर्ति कौन बिना देश का विकास कैसे हो पाएगा? यहाँ पर विशेषज्ञ कह रहे हैं कि किस्तों में सही, थोड़ा ही सही रिलीज करिए राशि। देखिए, निश्चित तौर पर गुप्ता जी जो बात कह रहे हैं वो मुझे लगता है उसी को केंद्र फॉलो कर रहा है। इसीलिए तो मार्च 2020 तक का पैसा आ चुका है। आज कोविड के समय जब 2 महीने का टोटल लॉकडाउन था, जब जीडीपी हम देख रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस जो है केंद्र सरकार को भेजती है, हिसाब तो नहीं आया जी, वो तो हर महीने हमारा टैक्स है, आप देवरिया वसूली करना चालू कर दिए। अब क्यों बीच में बोल रहे हैं? जब आप मुझे मना कर रहे थे सुशील जी, आपका अवसर आएगा, रुकिए ना, मैं आपको तथ्य आप ही परंपरा आप ही शुरू किए थे, 3 बार बीच में बोले थे आप, मैं एक ही बार बोला हूँ अभी, अब अपने अवसर पे बोलिएगा। अभी एक तरफ आप केंद्र को, पैसा कब आएगा ये बताइए आप। एक तरफ सर, मैं आपके कहने से नहीं बताऊंगा, है ना, मैं आपको जो जवाब दे रहा हूं, मैं एंकर को जवाब दे रहा हूं। केंद्र के जीडीपी गिरने से जो आप हो हल्ला, आप जवाब देने आए हैं, भाजपा की तरफ से हम तो सवाल करेंगे। जीडीपी देखिए, आप बीच में इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मैं जो जवाब दूंगा उसका आपके पास काट नहीं होगा, इसीलिए आप बीच में बोलते हैं। जो केंद्र की जीडीपी गिरने पे आप आरोप लगाते हैं, उसके आप ये जानते हैं कि अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, कोविड की वजह से जीडीपी गिरी है, लेकिन उसके बाद भी आपको राष्ट्रहित की चिंता नहीं है। आप तो खैर अपनी राजनीति करना चाहते हैं, हमको पैसा दे दो भैया, हमको पैसा दे दो। अरे जब आपको राजनीति है, फिर बीच में बोले जब पूरा राष्ट्र विपदा में है तो आप भी राष्ट्र के अंदर आते हैं। छत्तीसगढ़ भी भारत और हिंदुस्तान का हिस्सा ही है। जब हिंदुस्तान की जीडीपी गिर रही है तो इस चीज को रमन सिंह अपने सांसदों को समझाइए कि कोविड के समय रोज जो बयानबाजी कर रहे हैं। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा शुक्ला जी, माफी के साथ कह रहा हूं, मुझे अगर आप टोकेंगे मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा। अभिषेक जी, मेरी बारी अभी शुरू भाई, ये तो आप लोगों की आदत है, आप खुद नहीं बोल, इससे पहले हमको नहीं बोलने दे रहे थे आप। एक तरफ आप केंद्र पे आरोप लगाते हैं जीडीपी गिरने का, दूसरी तरफ से आप पैसे भी मांगते हैं। इसका साफ मतलब है कि आपका इंटरेस्ट तो केवल राजनीति करने में है। जब से कोरोना आया है कांग्रेस केवल 2 काम करती है, एक तो केंद्र को चिट्ठी लिख के पैसा मांगती है और दूसरा उत्सव मनाती है। इसके अलावा आपने कोई काम नहीं किया। आप इतना पैसा मांग रहे हैं, आप उसका करोगे क्या? 580 रुपए किलो के भाव से। ऐसा लगता नहीं आपको कि अगर राज्यों के आर्थिक हित की बात की जाए, उनका आर्थिक हित होगा तो अपने आप इनका आर्थिक हित है अलग कमान की। अरे निश्चित तौर पर, लेकिन जब देश में भी कोई विपदा है और मार्च 2020 तक का पैसा सरकार चुका चुकी है और अभी भी सरकार कह रही है कि जो आपका पैसा है हम चुकाएंगे, लेकिन थोड़ा समय चाहिए, तो क्या छत्तीसगढ़ देश के हित को नहीं देख पा रहा है? क्या छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आर्थिक स्थिति को नहीं देख पा रहा है? क्यों बार बार वो टकराव करता है? छत्तीसगढ़ के लोगों को इलाज कराना है, छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार देना है, छत्तीसगढ़ में व्यवस्थाएं संभालना है। आपको 580 रुपए किलो में टमाटर खरीदना है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता छत्तीसगढ़ के हितों को भूल गए हैं। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से देश नहीं संभल रहा है,
भारतीय जनता पार्टी से देश नहीं समझ रहा है। रिजर्व बैंक का रिजर्व फंड खा गए। आज स्थिति ये है कि जिस जीएसटी के कारण पूरे देश का कनेक्शन राज्यों को वापस नहीं कर रहा है। आपने क्या खर्चा किया है? बोले गुप्ता जी, छोटा सा कमेंट, समय कम है। गुप्ता जी बोले, प्रोफेसर गुप्ता। चिमनानी जी, एक मिनट में प्रोफेसर गुप्ता से थोड़ा सा जवाब ले लो। जीडीपी माइनस में जा रही है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है। उसके बाद भी तो पैसे मांग रहे हो ना, तो रुक जाओ ना। अगर ये बात को समझते हो तो फिर पैसा क्यों मांगते हो? पैसा हमारा हक है। खजाना पे छत्तीसगढ़ की जनता को भीख नहीं चाहिए। शुक्ला जी, एक्सपर्ट को बोलेंगे, थोड़ा सा गुप्ता जी ₹80 में टमाटर खरीदने के लिए नहीं मिलेगा। चिमनानी जी रिक्वेस्ट है, चिमनानी जी मोदी की चिमनानी जी रिक्वेस्ट है आपसे। गुप्ता जी आप बोले अपनी बात आगे। गुप्ता जी बोलिए। अमित जी और शुक्ला जी, मेरा एक निवेदन है, अगर देश राष्ट्रीय संकट से गुजर रहा है तो क्या आपने कहा उत्सव पे खर्चा कर रहे हैं, तो क्या आपने केंद्र सरकार ने ऐसा कोई निर्णय पारित किया, आर्थिक नीति कोई ऐसी घोषित की कि आपको किन मदों पर व्यय करना है और किन मदों पर व्यय नहीं करना है? यदि अगर आर्थिक नियंत्रण की बात होती है तो आर्थिक नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बना के आपको कार्य करना चाहिए, और बिना नीति बनाए हुए किसी राज्य का या केंद्र शासित राज्य का कोई भी धनराशि रोका जाना मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि एक नीति और योजना के अंतर्गत योजना एक होनी चाहिए। ये यहाँ पर बजट पारित होता है, उसके हिसाब से उसे कार्य क्रियान्वित करना होता है, उसे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। मेरे पास संकट काल है, कोई नीति बनाइए, कोई एक राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाइए और उसको दीजिए सबकी सहमति से, तब बात समझ में आती है कि हम उसके विकास का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। मेरे पास चर्चा के लिए आज इतना ही समय, बड़ा अहम विषय था और उम्मीद है इस चर्चा के बाद, कुछ मंथन के बाद बहुत कुछ निकल कर आया होगा और इस मंथन से ना सिर्फ राष्ट्र को, राज्यों को भी फायदा होगा। और बेहद ज़रूरी इस वक्त है कि आपदा का काल है तो राज्य और जो देश है, केंद्र और राज्य है, आपस में मिलकर चलें। आर्थिक नीतियों की बात हो या किसी भी प्रकार की नीतियों की बात हो, जब दोनों साथ मिलकर चलेंगे तभी आम जनता का भी भला हो पाएगा। बहरहाल आज का मुद्दा में इतना ही।